Hello everyone, this is Neha and you're watching my YouTube channel NG Legal Education. And today we are going to discuss, can joint ancestral property become self-acquired property? तो चलिए समझते हैं with the help of a case. तो जो केस है, ये केस है बिटवीन अंगाड़ी चंद्रन्ना वर्सेस शंकर एंड अदर्स. थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं. देवर 3 ब्रदर्स, सी जयरामप्पा, सी थिप्पेस्वामी, सी ईश्वरप्पा. जब इनके फादर और अंकल की डेथ हो गई तो इनकी जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, है ना, उसमें पार्टीशन हुआ. एंड वाइड पार्टीशन डीड 9/5/1986 इसके 3 हिस्से हुए और तीनों को अपना अपना हिस्सा मिल गया. सी जयरामप्पा, जिनको अब हम डिफेंडेंट नंबर 1 की तरह से डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में, इन्होंने परचेज़ किया सी थिप्पेस्वामी का प्रॉपर्टी का हिस्सा, जिसको आगे सूट प्रॉपर्टी की तरह रेफ़र किया जाएगा. वाइड रजिस्ट्रेशन सेल डीड 16/10/1989, यानी कि पार्टीशन होने के 3 साल के बाद. डिफेंडेंट नंबर 1 यानी कि सी जयरामप्पा ने फिर ये जो सूट प्रॉपर्टी है, यानी कि जो सी थिप्पेस्वामी से जो प्रॉपर्टी ली थी, वो उन्होंने डिफेंडेंट नंबर 2 अंगाड़ी चंद्रन्ना को बेच दी. वाइट सेल्स रजिस्टर्ड सेल डीड डेटेड 11/3/1993. तो 1993 में बेची गई. तो ये केस किसके बीच में है? केस है अंगाड़ी चंद्रन्ना के बीच में और जो सन्स एंड डॉटर्स हैं डिफेंडेंट नंबर 1 के, यानी कि सी जयरामप्पा के, जिनको हम प्लेंटिव्स कहेंगे, उनके बीच में केस है. यहाँ पर समझने की बात क्या है कि ये एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी. यहाँ मुद्दा क्या उठाया जा रहा है कि जो फैमिली प्रॉपर्टी थी वो फैमिली में ही रहेगी. ये बाहर वाले को जो बेची गई है ये गलत सेल हुई है और ये प्रॉपर्टी हमें वापस चाहिए. ये केस है. इसको समझने से पहले थोड़ा सा लॉ समझते हैं. देखिए, हिंदू लॉ में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो आते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत, जिसमें अमेंडमेंट हुई थी 2005 में, जिसमें कहा गया था कि पहले जो वारिस जो प्रॉपर्टी में अधिकार था वो मेल्स को मिलता है, वो फीमेल्स को भी मिलता है. ये एक एडिशन हो गई थी. अब इसमें क्या होता है कि हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक है मिताक्षरा और एक है दयाभागा. तो मोस्ट ऑफ द इंडिया में मिताक्षरा होता है और सिर्फ असम और वेस्ट बंगाल में दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट्स फॉलो किया जाता है. तो मिताक्षरा जो हिंदू लॉ है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि 4 जनरेशन्स तक जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका आपका वारिसाना अधिकार मिलता है और ये आपको पैदा होते ही मिल जाता है. चाहे पार्टीशन आपके पैदा होने से पहले हो, चाहे आप पैदा होने के बाद पार्टीशन हो, आपको पैदा होते ही अधिकार मिल जाता है. ये बर्थ राइट है आपका. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे परदादा की ज़मीन पे मेरा अधिकार है, मेरे दादा की ज़मीन पे मेरा अधिकार है, मेरे पिताजी की ज़मीन पे मेरा अधिकार है. तो अगर वो फैमिली प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है, ये हमारा कानून कहता है. अब आगे समझते हैं इस केस में क्या हुआ. तो इस केस में क्या हुआ कि प्लेंटिव्स ने कहा कि ये तो हमारी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए उन्होंने, देखिए, जो सेल डीड हुई थी वो 1993 में हुई थी. फिर 1994 में ये केस लेके पहुँचे ट्रायल कोर्ट में और इन्होंने कहा कि देखिए, ये तो ख़ानदानी प्रॉपर्टी है, ये तो जा ही नहीं सकती किसी और को, तो ख़ानदान के बच्चों को ही दी जाएगी, यानी कि ये जो सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सी जयरामप्पा को ही दी जाएगी. इनका तो बनता ही नहीं है. और इन्होंने भी लॉ वगैरह सब समझने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 2001 में जजमेंट पास कर दी कि हाँ, सही कह रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टी तो ख़ानदानी है और ख़ानदानी प्रॉपर्टी में इस तरह से नहीं होता है. ठीक है. तो जो अंगाड़ी चंद्रन्ना थे उन्होंने अपील फाइल करी 2002 में, जिसका फैसला 2006 में आया. उन्होंने अपील फाइल करी और उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो क्या हुआ था कि पार्टीशन हो गया था. पार्टीशन के बाद जो प्रॉपर्टी मिलती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना होकर सेल्फ एक्वायर्ड हो जाती, जिसको जो जो हिस्सा मिला. तो अब जो सी थिप्पेस्वामी का जो हिस्सा था, जो इन्होंने ख़रीदा, डिफेंडेंट नंबर 1 ने जो हिस्सा ख़रीदा, वो उन्होंने ख़रीदा अपने पैसों से ख़रीदा. उन्होंने अपने पैसों से कैसे ख़रीदा? उन्होंने एक लोन लिया, उन्होंने डिफेंस विटनेसेस दिए, उन्होंने लोन लिया, जो उन्होंने लिया था नरसिम्हा मूर्ति से लोन लिया उन्होंने. ठीक है. उसके बाद इसके प्रूफ भी हैं. उन्होंने 2 और डिफेंस विटनेस दिखाए, लक्ष्मप्पा एंड लिंगाना, जो विटनेस हैं कि हाँ, उन्होंने लोन लिया था और फिर उससे सूट प्रॉपर्टी ख़रीदी है. साथ ही साथ उन्होंने कहा उस लोन को चुकाने के लिए भी उन्होंने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल फंड्स का इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने उस लोन को चुकाने के लिए अपनी खुद की ज़मीन, जिसके वो खुद ओनर थे,
जो उनकी 4 एकड़ की ज़मीन थी उसको बेचा, है ना, जो एक कर्ता का राइट होता है कि वो बेच सकता है अपनी ज़मीन, जो सेल्फ एक्वायर्ड है उसको बेचा और उससे अपना फैमिली का लोन चुकाया। दूसरा, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, ठीक है। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी है, जो सूट प्रॉपर्टी है, वो कहीं से भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं थी, वो एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। और अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी तो वो मुझे बेच सकते थे। तो ये जो सेल हुई है 1993 में, जो मुझे प्रॉपर्टी मिली है, ये सही है। तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये बात सही है। उन्होंने यही बोला कि सूट प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और इसलिए जो ये प्रॉपर्टी है ये अंगाड़ी चंद्रन्ना को ही मिलेगी, ठीक है। तो जो प्लेंटिफ्स थे उन्होंने 2006 में इसको आने के बाद फिर हाई कोर्ट में अपील की। जब इन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी तो हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी तरफ से प्रूफ्स दिखाए। उन्होंने बोला कि देखिए 1989 में इन्होंने, मतलब डिफेंडेंट नंबर 1 ने जब ये प्रॉपर्टी सी थिप्पेस्वामी से खरीदी सूट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उन्होंने 15,000 रुपीज़ में खरीदी। ये 15,000 रुपीज़ उनके पास कहाँ से आए? वो तो कुली थे और खेती बाड़ी करते थे, उनके पास तो पैसा था नहीं। उन्होंने कहाँ से खरीदी ये प्रॉपर्टी? उन्होंने 10,000 कैश जो उनको पार्टीशन के टाइम पे मिला था वहाँ से मिली, जो फैमिली फंड्स थे वहाँ से मिली। उन्होंने कैश यूज़ किया जो मलम्मा ने दिया था, जो उनकी दादी थी, उनकी प्रॉपर्टी की सेल के बाद वहाँ से मिला। तो उन्होंने एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए एंसेस्ट्रल फंड्स इस्तेमाल किए। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कैसे होगी? तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही हुई ना, तो इसलिए प्रॉपर्टी तो हमें मिलनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने कहा ये तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो ये तो एंसेस्ट्रल आप ही को मिलेगी, और उन्होंने जजमेंट दी। और फाइनली फिर ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में, जो अंगाड़ी चंद्रन्ना ये केस लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले हाई कोर्ट की खूब अच्छे से फटकार लगाई और उन्होंने बोला कि आपके पास तो ये केस आते ही डिसमिस हो जाना चाहिए था। आपका तो काम ही नहीं है फैक्ट फाइंडिंग करने का। जब फर्स्ट एपीलेट कोर्ट ने पूरे फैक्ट फाइंडिंग करके सारे विटनेसेस आपको दे दिए थे, सारी स्टेटमेंट्स हैं और ये प्रूफ कर दिया था कि ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो आप ये क्या दोबारा से दोबारा एविडेंस में और फैक्ट फाइंडिंग में लगे हुए हैं? ये तो आपका काम ही नहीं है। अगर कोई केस आपके पास आता है तो अंडर सेक्शन 100 CPC के तहत आप वो केस सिर्फ़ और सिर्फ तब लेते हैं जब वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें नहीं लिया गया है, डिस्कस नहीं किया गया है। इसका मतलब कि कोई या तो लीगल इशू है जो टेक केयर नहीं किया गया है, या कोई लीगल प्रिंसिपल है, या कोई स्टैट्यूट का प्रोविज़न है, या कोई ऐसी कोई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की जो नहीं देखी गई है केस में, तभी उस केस में हाई कोर्ट में, अदरवाइज़ तो आपने अपील तभी डिसमिस कर देनी चाहिए थी। और अगर हम ये भी कहें कि सेक्शन 103 CPC के तहत में आपने फैक्ट फाइंडिंग करी दोबारा से इस केस के अंदर, तो वो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब फर्स्ट एपीलेट कोर्ट वो फैक्ट फाइंडिंग कर ही नहीं पाया। लेकिन उन्होंने तो सारे एविडेंस दिए थे, तो ये केस तो वहीं पर ही क्लियर था। आप ये क्या नया नया फैसला सुनाए चले जा रहे हैं? और ये बोलने के बाद उन्होंने ये केस जो है सेट असाइड कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट की जजमेंट थी, यानी कि जो ज़मीन है वो अंगाड़ी चंद्रन्ना की है, जो उन्होंने प्रूफ किया था वो ही सच है और वो ही सही है फैसला। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है? इस केस में अगर आप ध्यान से देखिए तो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को प्रूफ करना ही कितना मुश्किल काम है। उस बंदे को 22 साल लग गए ये प्रूफ करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है। अब ये समझते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको पार्टीशन के बाद मिलती है, पहली बात तो वो सेल्फ एक्वायर्ड हो जाती है, लेकिन वो फिर भी एक बार को चैलेंज की जा सकती है क्योंकि उसका जो एंसेस्ट्रल स्टेटस है पूरा ख़त्म नहीं होता, तो की जा सकती है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने ली है, खरीदी है, अपने फंड से खरीदी है, तो वो सेल्फ एक्वायर्ड हो जाती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और अगर आपने एंसेस्ट्रल फंड से खरीदी है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के फिर भी उसमें आती है, जो ये कोशिश कर रहे थे प्रूफ करने की। थोड़ा सा इस केस में टेक अवेज क्या हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जब भी प्रॉपर्टी में डीलिंग करें तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें भी आप डील कर रहे हैं, क्या ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अगर पार्टीशन हो जाती है तो
पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है तो वो सेल्फ रिक्वायर्ड हो जाती है, तो इस केस में भी ये सेल्फ रिक्वायर्ड थी। दूसरी बात, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या उसका कोई हिस्सा है ना, वो आपने अपने खुद के फंड से ख़रीदा है और एंसेस्ट्रल फंड से नहीं किया है, तो वो सेल्फ रिक्वायर्ड हो जाती है, जो कि इस केस में था कि उन्होंने सी तिप्पेस्वामी की जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने अपने फंड से ली थी। तीसरी बात, अब इसमें मुद्दा ये आ सकता है कि जो उन्होंने अपना खुद का लैंड जो एंसेस्ट्रल नहीं था वो बेचा, उस पर भी तो उनके बच्चों का अधिकार था। तो ये भी एक राइट है कि आप अपना खुद का जो प्रॉपर्टी है आप बेच सकते हैं अगर आप करता है, यानी हेड ऑफ़ द फैमिली है। जैसे कि इस केस में डिफेंडेंट नंबर 1 हेड ऑफ़ द फैमिली था। और आप कब बेच सकते हैं? कुछ कंडीशंस में बेच सकते हैं, चाहे फैमिली पे डेट हो, जैसे कि इस केस में था कि उसने लोन लिया था, हाँ, तो उन्हें लोन चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेची, ठीक है, या फिर अपनी कोई रिलीजियस ड्यूटी करनी हो, जैसे कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी या बच्चों की पढ़ाई करनी हो, अपना रोल एज अ कर्ता करना हो, तब आप बेच सकते हैं। तो समझने की बात इस पूरे उसमें ये है कि आपको ये समझना है कि जिस प्रॉपर्टी पे आप डील कर रहे हैं वो एंसेस्ट्रल है कि सेल्फ एक्वायर्ड है। अगर वो एंसेस्ट्रल है तो कभी भी उस पर दावा किया जा सकता है। तो आपको जब भी आप प्रॉपर्टी में डील करें तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि क्या वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है या सेल्फ एक्वायर्ड है, उसके आपके पास सारे प्रूफ्स होने चाहिए, तभी आप उन प्रॉपर्टी को ख़रीदने की बात सोचिए, कि अदरवाइज़ इतना लंबा केस आपके केस में भी हो सकता है। थैंक यू।